अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नवाज शरीफ की एंट्री ने पाकिस्तान की सियासत को एक नए रुख पर डाल दिया है, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब बैक एंड पर मौजूद थे और सियासत में सामने शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन रातों रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ को ड्राइविंग सीट से थोड़ा सा परे करके अपने लिए जगह भी बनाई और स्टीयरिंग कंट्रोल भी संभाल लिया और सबको लंदन भी तलब कर लिया। और पंजाब ये जो फेडरल कैबिनेट है इसके अंदर खुसूसी तौर पर एंट्री मारी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को हदायत जारी कर दी, जो वज़ीर कानून है, कि भाई फटाफट इंतखाबी इस्लाहात के अमल को मुकम्मल करो, ये बिल तैयार करो। और ये जो सेशन चल रहा है नेशनल असम्बली का, इसी सेशन के अंदर इस बिल को टेबल करो, इसको स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करो ताकि मामलात को आगे चल सकें। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक नवाज शरीफ साहब को इस सारी सूरत हाल में अपनी एंट्री देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि कहीं किसी जगह पर कोई डिच तो नहीं कर रहा नवाज शरीफ साहब को, या नवाज शरीफ साहब को इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि कहीं किसी ने डिच कर तो नहीं दिया, और कहीं ये वो सोच रहे हैं कि कहीं मुझे इसमें ये ना कहना पड़ जाए कि मैं ये देखूं पीछे मुड़ के तो ये कहूं कि जनाब मुझे धक्का किसने दिया था। ऐसी कोई सिचुएशन तो पैदा नहीं हो रही, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती चली जा रही हैं और इन तब्दीलियों के अंदर अपने लिए गुंजाइशें पैदा करना, अपने लिए आगे बढ़ना, अपने लिए मज़ीद पॉलिटिकल स्पेस को हासिल करना, यही हर एक सियासतदान की कोशिश है और हर एक सियासतदान इसी पर अमल करता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मज़ीद क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के लंदन में सबको इकट्ठा करने का मकसद क्या है, कौन सी नई डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के मद्देनज़र हैं और नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर फैसला करेंगे। इसके ऊपर बात करूँगा, नहायत तफसील से बात करूँगा, बहुत सारे छुपे हुए पहलू आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं 100 खतों की। 100 खत लिख दिए गए हैं जनाब पाकिस्तान की टॉप एजेंसी की तरफ से, टॉप इदारे की तरफ से, जिसकी जिम्मेदारी है एहतसाब। और टॉप इदारे ने टॉप महकमों को पाकिस्तान भर के, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो रियल स्टेट सेक्टर है, चाहे वो पटवार खाना है, चाहे वो एक्साइज है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, 100 खत लिख दिए। 100 खत लिखे हैं जनाब नैब ने, और नैब ने इन 100 खतों के अंदर फर्रा गोगी साहिबा का मक्खू ठपने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। और इन 100 खतूत के ज़रिए जो 100 मुख्तलिफ महकमों के 100 मुख्तलिफ अफसरान को लिखे गए हैं, उसके अंदर इची बिची मांगी है फरा गोगी साहब। उनका एदी तो मनु इची बिची दसो, कितों स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ पर पहुंची, कौन कौन से काम किए, क्या क्या हुआ। एहसन जमील गुज्जर साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, किस किस साल के अंदर इन्होंने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिस वक्त वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था क्या उस वक्त वो ज़िला कौंसिल के मेंबर थे, अगर उस वक्त ज़िला कौंसिल के मेंबर थे तो क्या उन्होंने अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए वो जो प्रोजेक्ट है उसको कामयाब बनाने में कोई रोल तो नहीं प्ले किया। जिस वक्त फरा गोगी साहबा मंजर आम पर आती हैं, एहसन जमील गुज्जर साहब के साथ उनकी शादी होती है, तो फिर रातों रात ये जो काया पलट है ये क्यों होती है। नैब ने अब हर एक पहलू को खंगालने का फैसला कर लिया है। और मुझे लगता है कि शहजाद सलीम साहब जो अब आए हैं डीजी नैब, जो पहले जिस वक्त एहतसाब हो रहा था शरीफ ख़ानदान का, उस वक्त भी ये साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये उस वक्त भी ये कहते थे कि जनाब मेरिट के मुताबिक फ़ैसला होगा। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी और आखिरी अय्याम में इनको तब्दील कर दिया गया था, इनको तब्दील करके इस्लामाबाद भिजवा दिया गया था। और वहाँ से मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं उनके एक पसंदीदा अफसर को डीजी नैब लाहौर लगाया गया था। और उसके बाद फिर जब रजीम बदलती है, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, इमरान खान जाते हैं, तो जनाब ये शहजाद सलीम साहब दोबारा यहाँ पर आकर चार्ज लेते हैं। लेकिन पहली एंट्री जो उन्होंने डाली है वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा जी, इस जो इलामिया है, जो मुख्तलिफ खतूत लिखे हैं नैब लाहौर ने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर उन्होंने SCCP को सबसे पहले ख़त लिखा। SCCP को ख़त लिखा और SCCP से कहा कि जनाब ये खातून है, मुबैना तौर पर इसके ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान की टॉप बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ और पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, जिनमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। अच्छा, इससे पहले ये जो गुज़िश्ता पौने 4 साल गुजरे हैं, इससे पहले इनकी ऐसी किसी भी इंटरेक्शन का किसी जगह पर कोई सबूत नहीं मिलता, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, किसी जगह पर कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन अचानक ये जो अरसा है, इस अरसे के अंदर ये ना सिर्फ मंजर आम पर आती हैं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा सफ़र भी तय करती हैं। और उसके नतीजे में इनके जो एसेट्स हैं इस 3.5 साल के अरसे में उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा होता है। लिहाजा ज़रा हमें ये बताएं कि क्या इनके कोई और कारोबार है, क्या इन्होंने
जो मुख्तलिफ इदारे हैं पाकिस्तान में, उसमें किसी जगह पर ये शेयर होल्डर हैं, अगर शेयर होल्डर हैं तो ये इनकी कितने % की शेयर होल्डिंग है, और अगर शेयर होल्डिंग है तो उसकी मालियत कितनी बनती है, ज़रा हमें वो तो बता दें। SCCP को उन्होंने कह दिया। अब SCCP अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि मुहतरमा फ़रद शहज़ादी उर्फ फ़रा गोगी साहिबा का जो डाटा है वो कहाँ कहाँ पर फॉल करता है, किन किन कंपनियों में इनकी शेयर होल्डरशिप है, अगर इन्होंने ली है तो उसकी मालियत कितनी है, अगर नहीं है तो SCCP बता देगा नैब को कि जनाब हमने रिकॉर्ड चेक किया, ये इनका किसी जगह पर कोई शेयर किसी जगह पर नहीं है। इसके साथ साथ इनका जो ख़त है वो एक उन्होंने FBR को लिखा, और साथ उन्होंने कहा जनाब ये बताएं कि FBR के अंदर इनकी कौन कौन सी डिटेल्स हैं इनकम टैक्स की, अब तक की, शुरू से लेकर अब तक की, SN जमील साहब की और फ़रा साहिबा की, इनकी शुरू से लेकर अब तक जो इनकम टैक्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो इन्होंने गोशवारे जमा कराए हैं वो दे दें। स्टेट बैंक और तमाम बैंकों को ख़त लिख दिया, तमाम बैंकों को, कि जनाब इनके जिस जिस बैंक के अंदर अकाउंट्स हैं उसकी तफसीलात दे दें, कब कब अकाउंट खुले, कितने कितने मैनेज हुए, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स क्या थी, बैंक स्टेटमेंट्स कैसी हैं, इस वक्त अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, सारा कुछ पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि किन किन औकात के अंदर पैसे निकलवाए गए और वो कौन से अकाउंट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की गई, ये भी बता दें। अब बैंक की तरफ से रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दावा किया कि फ़रा साहिबा मासूम हैं और वो रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, और उन्होंने अपनी जो तमाम तर इस वक्त जो प्रॉफिट टेकिंग की है वो रियल स्टेट सेक्टर से किया, तो फिर इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लिहाजा एक ख़त लिख दिया गया, जनाब ये जो है हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट, ये जो ज़मीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह जो देखते हैं उनको भी खतूत लिख दिया गया। उनको बताया कि जनाब अब तक ये बताएँ कि फ़रा साहिबा ने के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज़ अब तक ली गई हैं, ख़रीदी गई हैं, इनकी रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल हुआ है, फ़ाइलें ली गई हैं, क्या किया गया है, ज़रा इसकी डिटेल्स बता दें, कितनी बेची गई हैं उसकी डिटेल बता दें, ये टाइटल अगर इनके नाम पे था या इन्होंने कोई कंपनी थी जिसका उन्होंने SCCP से रिकॉर्ड लिया, ज़रा क्लैरिटी के साथ मुकम्मल एक गोशवारा बना के दें कि किस सन के अंदर, किस साल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, कहाँ पे ख़रीदी गई, मौज़ा कौन सा था, खसरा नंबर कौन सा था, इंतकाल नंबर क्या था, हर एक चीज़ ज़रा बताएँ ताकि मामलात को आगे चले। इसका मतलब ये है कि जनाब ये मामला अब कुछ ज़रा संजीदगी की हदूद में दाखिल हो रहा है, और नैब ये कहता है कि हमने बिल्कुल जायज़ तरीके से कार्रवाई का आगाज़ किया है, और हमारा जो कानून है नैब ऑर्डिनेंस उसके सेक्शन 19 के तहत हम ये सारी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। यानी फ़रा साहिबा के गिर्द इनफैक्ट जो शिकंजा है वो टाइट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन फ़्लो उनसे मांगा जा रहा है, उनके कैश इनफ्लो आउटफ्लो हर एक चीज़ पता चलाई जा रही है। और इसका मतलब ये है कि इस ज़रिए से आगे की तरफ मार्च का फैसला किया जाएगा कि आगे कैसे जाना है। फ़रा साहिबा तो एक बुनियादी मोहरा हैं, और इसी वजह से शकील अंजुम साहब की भी एक स्टोरी शाया हुई है, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, और इस वक्त वो दी न्यूज़ के अंदर काम करते हैं, और दी न्यूज़ में फ़रा साहिबा के हवाले से ही उन्होंने एक डिटेल स्टोरी शाया हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकारी अफसरों में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, लोग परेशान हैं कि जनाब जाएँ किस तरफ, क्योंकि अगर इस सारे चक्कर के अंदर नाम आ गया, क्योंकि लोग ये बताते हैं शकील अंजुम साहब के मुताबिक कि सिर्फ टेलीफोन आया करता था, फ़लाँ का तबादला फ़लाँ जगह पे कर दो, फ़लाँ का तबादला फ़लाँ जगह पे कर दो, और अगर तबादला नहीं होता था तो फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होता था। शकील अंजुम साहब बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टोरी है, आप दी न्यूज़ में चेक कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब अनफोल्ड होने जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुला लिया, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। इसका मतलब ये है कि वो जो इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया था कि जनाब जल्द इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये कहना था कि वो इस बारे में कन्विंस्ड है कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, या ये जो उनको पेशकश की गई थी कि हुकूमत आप संभालें, इमरान खान को हम देख लेंगे, तो क्या जिन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे वो अब बिल्कुल यूँ टेक लगा के साइड पे इस तरह करके कुर्सी से टेक लगा के तो नहीं बैठे? क्या जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए? और अगर वादे पूरे नहीं हुए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर अगर गौर होगा तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून
भी मैदान अमल में आएगी और उसके नतीजे में जो नया सियासी सफ़र है उसका आगाज़ होगा। नए सियासी बयानिए की तश्कील होगी, नए इंतखाबी बयानिए की तश्कील होगी, नए इंतखाबी नारों की तश्कील होगी। क्योंकि ये बात तो हर एक बंदे को पता है कि 1.5 साल की हुकूमत के अंदर मोजज़े नहीं हो सकते। 1.5 साल की हुकूमत के अंदर जो इकॉनमी गिरी हुई है वो आसमान तक नहीं पहुंच सकती। और 1.5 साल के अंदर वो जो गुर्बत का माउंट एवरेस्ट है वो सर नहीं हो सकता। 1.5 साल के अंदर बेरोज़गारी का केटू जो है वो सर नहीं हो सकता। 1.5 साल के अंदर ये जो इस वक्त मसाइल हमें खारजा सतह पर, अंदरूनी सतह पर, माशी सतह पर नज़र आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते। लिहाजा 1.5 साल तक इस सारे अमल का हिस्सा बनने की बजाय बेहतर है कि असल में उस जगह पर जाया जाए जहां से आप ताकत लें, यानी अवामी मैंडेट लें और अवामी मैंडेट लेकर आएँ। इमरान खान भी ये चाहते हैं और इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबी मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इंतखाबी इस्लाहात की जाए। यही वजह है, अगर आप देखें तो आज नूर आलम खान साहब जो PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी तरफ से एक करारदाद नेशनल असम्बली में पेश की गई जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इंटरनेट वोटिंग का हक है वो ना दिया जाए, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है अभी उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। अब एक जानिब हम असम्बली के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाना चाहती है। पंजाब के अंदर एक मैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। बल्कि अब तो वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अगर वज़ीर आला पंजाब में हमारा नहीं होगा तो पंजाब असम्बली भी नहीं होगी। और ये वजह है कि आज जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है हाई कोर्ट में, पिटीशन तैयार कर ली है कि जनाब उमर चीमा साहब को नहीं हटाया जा सकता, और जाके कह रहे हैं हाई कोर्ट से कि आप हमें इस मामले में स्टे दें, क्योंकि आप हमें स्टे देंगे तभी हम आगे की तरफ चलेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं चलेंगे। ये आप हमें स्टे दें। और बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? मकसद ये है कि पंजाब के अंदर आपको पता है कि मुनहरफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन में केस पेंडिंग है और उसका फैसला आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आएगा कि मुनहरफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया, और डी-सीट करने के नतीजे में यकीनी तौर पर हमजा शहबाज साहब के पास अक्सरियत नहीं रहेगी और फिर वो उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और एतमाद का वोट उनको कहेगा कौन? उनको गवर्नर कहेगा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। अगर उमर चीमा साहब मौजूद होंगे वो कहेंगे जनाब एतमाद का वोट लें। लेकिन अगर बलीगुर रहमान साहब होंगे तो शायद उसके अंदर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का उनको टाइम मिल जाए कि वो दोबारा से किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लें। अब वो ये नहीं चाहते। अब वो ये चाहते हैं कि फटाफट ये काम हो, ये जो है पंजाब असम्बली के अंदर इसमें कड़मस पैदा हो, एतमाद के वोट की नौबत आए, हमजा साहब एतमाद का वोट हासिल ना कर सकें, अरकान असम्बली मुनहरफ होंगे तो उस्मान बुज़दार या परवेज़ इलाही भी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो नतीजा क्या होगा कि सदर साहब अपने जो आइनी इख्तियारात हैं उसके तहत वो असम्बली को तहलील कर देंगे। और वाज़ेह तौर पर यही बात की है एजाज़ चौधरी साहब ने, जो सेनेट के रुकन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं साबिक, और उनकी तरफ से इस वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में उन्होंने ये बात की कि चीफ मिनिस्टर साडा होएगा तो पंजाब असम्बली होएगी, अगर चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं होगा तो पंजाब असम्बली नहीं होगी, हम पंजाब असम्बली को चलने ही नहीं देंगे। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज नहीं लिया, बल्कि उल्टा फ़ोन किया उमर चीमा साहब को और उनसे कहा कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, इज़ारे यकजहती है मेरी मुकम्मल, फिक्र न करें, कल हम हाई कोर्ट से इसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास कराने की कोशिश करेंगे। अब अगर ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर हमजा साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि ना वो काबीना बना सकेंगे, ना वो महकमों के अंदर कोई काम हो सकेगा। यहाँ पे पूरे का पूरा पंजाब चौक होकर रह जाएगा और उसके नतीजे में एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही ख्वाहिश है कि इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं जहां पर ये सारे के सारे मामलात रुक जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालात में नवाज शरीफ साहब आराम से बैठ के चाय पिएंगे लंदन में? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि पंजाब उनकी बैटल ग्राउंड है, पंजाब ही से वो अक्सरियत हासिल करते हैं, पंजाब ही से वो अपनी सपोर्ट को ड्राइव करते हैं। और इस तरीके से पंजाब को लावारिस अगर छोड़ दिया और अगर यहाँ पर सियासी तौर पर पंजाब असम्बली ख़त्म हो जाती है या हमजा शहबाज साहब अपना अक्सरियत बरकरार नहीं रख सकते, तो अगला जो सेटबैक है वो किसको आएगा? वो नून लीग को सेटबैक आएगा। और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उनको किसी भी सेटबैक का सामना करना पड़े। लिहाजा अब
जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी स्ट्रेटजी ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। वो अब एक मुख्तलिफ गेम करने जा रहे हैं और जिसके अंदर अंदर तेज़ रफ्तारी के साथ अब आपको बहुत सारे पॉलिटिकल फैसला साजी होती नज़र आएगी। उनका ये कहना है कि अब चूंकि आपने लोगों के पास जाना है तो लिहाजा लोगों के साथ जुड़ जाओ, उनसे अट्रैक्शन करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी सपोर्ट बेस के अंदर अपनी गुंजाइश हासिल हो। और ये बजट के अंदर जल्द अज जल्द जो कुछ करना है वो करें ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल सके। और यही इस वक्त जो सोल्यूशन है वो नज़र आ रहा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात हों और जल्द अज जल्द इंतखाबात के ज़रिए लोगों को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने का इख्तियार मिले, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।